दशहरा का तो एक ही बात है, विजयादशमी या दशहरा। भगवान राम ने रावण को मारा था, भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की इसलिए नाम क्या हो गया इसका, विजयादशमी। तो दशहरा का दोया विजयादशमी। अपने राजस्थान में सबसे अच्छा दशहरा यदि रावण को मारा मतलब युद्ध जीता, युद्ध किससे लड़े जाए, हथियारों से, इसलिए दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाए। किसकी पूजा की जाती है, लिख लो। घरों के अंदर जिनके घरों में कोई छोटा मोटा पुराने टाइम के हथियार रखे हो, बंदूक रखी हुई हो, तलवार रखी हुई हो, तो अभी लोग यूं तलवार बंदूक बाहर निकालेंगे, अगरबत्ती उगरबत्ती करेंगे, उनके तिलक विलक निकालेंगे। फौज बहुत बड़े जोर शोर से मनाती। फौज का सबसे बड़ा त्योहार ही कोई आता तो कौन सा आता है, राजतंत्रों के दौर में सबसे बड़ा त्योहार ही कौन सा होता था, दशहरा। इसलिए दशहरों पे करवाते टीका दौड़। क्या करवाते, और दशहरे की टीका दौड़ पे प्रताप ने जीता था दिवेर का युद्ध, पढ़ा था हमने। तो अभी भी अपने देखना, अपने जो राफेल लाए थे तो मुझे याद है राजनाथ सिंह खुद करके आए, रक्षा मंत्री गया कि साहब मैं करूंगा जाके इस बार पूजा, दशहरे वाली पूजा मैं करूंगा। तो दशहरे वाली पूजा, हथियारों की पूजा की जाती है। पर मुझे लगता है कि अब आम आदमी तो क्यों ही करता है, पहले हर घरों में हथियार हुआ करते थे, लोग सैनिक हुआ करते थे, हथियार रखने पड़ते थे। अब नए तो हथियार होते हैं और नए अब हथियारों की कोई आवश्यकता है, अब बस अपने यूं फॉर्मेलिटी है पूरा कर लेते हैं। अब यदि वास्तव में आप दशहरे पे किसी चीज की पूजा करना चाहते हो तो पेन की करो, किसकी करो, हर दौर के हथियार अलग अलग होते हैं। उस समय के हथियार बंदूक भाले तलवार थे, आज का हथियार कलम है। आज का हथियार क्या है, तो अब की बार दशहरे पे 5 रुपए पेन लाएंगे, 5 रुपए वाले 500 को रख के और उनकी करना पूजा और कहना है हथियारों तुम्हारे दम पर यह सब कुछ, युद्ध में तुम साथ दोगे तो नैया पार लग जाएगी और साथ नहीं दोगे तो नैया पार नहीं लगेगी। तो इस बार दशहरे पे किसकी पूजा करोगे, कलम की पूजा करोगे। अपना हथियार क्या है, विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा हथियार कलम ही है भाई। खेजड़ी की पूजा की जाती है इस दिन, किसकी पूजा की जाती है, देख लो। अपने भाई खेजड़ी थी, अमरूद की पूजा कहां से करते, ले देख एक ही पेड़ होता था अपने तो फिर उसकी पूजा करेंगे और क्या करेंगे। तो किसकी पूजा की जाती है, फिर हमने कहा नहीं साहब ये कल्प वृक्ष है हमारा। क्या है, कल्प वृक्ष है। क्यों, अब इसकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेकार हो, सब चीज काम में आती है। जैसे अब इसकी जो जड़ होती है, जड़, और इसकी जो छाल होती है, छाल समझ गए, इसकी छाल होती है और इसकी जो जड़ होती है, इससे बनती है दवाइयां, चर्म रोग की दवाइयां, स्किन डिजीज। चर्म रोग की दवाइयां बनाने में खेजड़ी की छाल और खेजड़ी की जड़ का प्रयोग किया जाए। अब इसकी लकड़ी है, इसकी लकड़ी काम आती है, आप फर्नीचर के काम में ले सकते हो, जलाने के काम में ले सकते हो। अब इसकी जो पत्तियां लगती है वो भेड़ बकरियां खाती है, लूंग, लौंग बोलते हैं। इसके जो फल लगते हैं सांगरी, वो सब्जी है, वो सूख जाए तो खोखे, पश्चिमी राजस्थान की ड्राई फ्रूट। काजू बादाम कहां पड़े थे, दोनों जेब में खोखे डाले हुए, सारे दिन फाके में मारे, कंठ छुल जाते हैं कंठ, पर खोखे खाने जरूरी। और सांगरी का तो क्या दिन है? शादियों में बने, कि जिन शादियों में सांगरी की सब्जी बनी होती, लोग कहते हैं यार ये महंगी, क्या दिल खोल के पैसे लगाए हैं कि उस आदमी ने किसकी सब्जी बनाई थी, कि मार्केट में सांगरी मांगने जाओ तो 1000 रुपए किलो, ऐसे 1200 रुपए, अच्छी वाली तो 1500 है, बुरी वाली 1000 है। और लोग यूं सांगरी की सब्जी कहीं खा के थे, मजा आ गया सांगरी की सब्जी कहीं, किसी की शादी में जाके अरे यार वहां सांगरी की सब्जी, यार ब्याह में जाके भी सांगरी खाई, और कोई सब्जी नहीं मिली तुम्हें वहां पे। गांव में ये सांगरी वाला जब टाइम आता है तो महीने भर तक सुबह शाम सांगरी, सुबह सांगरी, कंठ छुल जाते हैं सच में। मतलब गांव में कहना पड़ता है चटनी खिला दो, चटनी, सीधी मिर्चें फाक लूंगा मैं, दूर इस सांगरी के पीछे। भगवान जाने सांगरी की सब्जी में ऐसा क्या ही बना। मैं तो गांव में यदि किसी शादी में बारात के लिए सांगरी की सब्जी बन जाए, बाराती धूड़ फेंक के जाए, कि शर्म नहीं है इनको। जो बारात में भी क्या खिलाई थी, हमारे कौन सी घर पे कम पड़ी थी सांगरी, अब तो पनीर खिलाते रहे कम से कम। इसलिए सांगरी तुम शहर वालों को अच्छी लगती है कि तुम 12 महीने में खाते हो 2 बार, हम महीने में खाते हैं 60 बार। इसलिए सांगरी तो भाई रे आज अच्छी लगे न कल अच्छी। वो हम बताते हैं, मैं 2010 में नया नया पढ़ने आया तो जयपुर लोकल के एक दोस्त बन गए, वो मेरे पास ही सीट पे बैठते,
तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई संडे है, बाहर चलेंगे कहीं। मैं कहाँ, जयपुर से बाहर कहाँ जाएंगे, हम बीकानेर से चल के जयपुर आगे आगे कहाँ जाए। उसने कहा नहीं नहीं, किसी होटल में खाना खा के, रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। मैं ले चल, तू लेके जा रहा था, खा लेंगे क्या है, कहाँ जाना है बता। उसने कहा एक रेस्टोरेंट है चौकी ढाणी, और चौकी ढाणी चलेंगे। मैं वहां क्या है, अरे का मजा जाएगा तेरे को। कैसे, तो उसने कहा वहां ना झोंपड़ियां बनी हुई है, फिर कहा ना नीचे बैठ के खाना खिलाते हैं, फिर कहा ना बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी खिलाते हैं। तो अरे मजा आता है। मैंने ये मजे 20 साल लिए हैं। और भाऊ इसको मजा नहीं, सजा कहते हैं, सजा। ये सजा है, और ये नहीं खाना। तू कोई ढंग का पनीर वनीर खिला के लाता हो तो मैं चलू तेरे साथ, सांगरी खाने के लिए आज जाए जाए निकल जाए। अरे बाजरे की रोटी में मजा आएगा, ना ना मरे नहीं आता मजा। मतलब सुबह खड़े हुए, सुबह 7 बजे खड़े हुए, चाय पी रहे हो, तो मम्मी कहे ले बाजरे वाली रोटी, और रात वाली सूखी, ले थोड़ी सी खा ले, नाश्ता कर ले। टूट नहीं रही दांत से, कहे नाश्ता कर ले। कल शाम को 6 बजे बनाई थी, दोपहर में 11 बजे वाले खाने में आपके बाजरी, 3 बजे वाली चाय वापस ले नाश्ता कर ले। इसके कैसे नाश्ता किया जा सकता है इसका। इसलिए बाजरी भी आप 2-4 टाइम खाते हो, सर्दी सर्दी खाते हो तो भली लगती है, वरना किसी गांव वाले से पूछो कि फलकों की कीमत क्या है। मम्मी ने बताती है कि तो रिश्तेदार आया करते थे तब गेहूं की रोटियां बनती, बाजरी बाजरी थी, कोई रिश्तेदार आते तब गेहूं बनाते, फलके बनाते, गेहूं वाले को फलका ही बोलते। ये तो सोच रहे हैं बाजरे वाले। और उस मेहमान को भी सारी रोटियां गेहूं की नहीं खिलाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, बीच में सोगरे रखते। और कि उसमें ना बच्चे यूं रहते कि यदि ये मेहमान इन 2 फलकों में से आधा भी छोड़ दे तो मजा आ जाएगा आज। और टावर मैं जिमाऊंगा, फूफा जी को मैं जिमा के आऊंगा। पर फूफा जी भी तो अपने रिश्तेदार है, फूफा जी पहले ऊपर नीचे वाली खाते। भाई रे फालतू में आदर्शवाद में आज जिया जाए निकल जिया जाए। ये बाजरे की रोटियां, ये सांगरी की सब्जी, नीचे बैठ के जीमना, ना 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 ना, इनको मजे नहीं कहते हैं। फिर कई बार तो वो मैं हंसता ही हूं, कई बार टावर आके फिर वैसे कहते हैं, अरे सर ये तो अपनी किस्मत है कि अपने पश्चिमी राजस्थान में पैदा हुए, सौभाग्यशाली लोग हैं। मैं इसको किस्मत खराब होना कहते। यदि किस्मत अच्छी होती तो अपने जब पैदा हुए थे तब अमेरिका में लुगाइयों के जापे बंद थोड़ी हो गए थे। भाई उधर पैदा हो जाते यार, मजे करते यार, ढंग से रहते। अब भेजा पटका ले जाके बॉर्डर पे। किस्मत नहीं है भाई रे, किस्मत तो जी खोटी लिखवा के लाए, पहले दिन से भगवान ने तय कर रखी अपने वाले के। तो ये सांगरी वांगरी अपने को तो आज भली लगे कल भली लगे। ये नस्टोलेजिया में जीने वाले लोगों की बात है। एक पक्षी होता है लील टांस। कौन सा पक्षी होता है? कहते हैं कि यदि दशहरे के दिन लील टांस देख लिया जाए तो शुभ होता है। लेकिन अच्छा मैं बता दूं आपको नॉर्मल लील टांस क्या होता है। एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसके यहाँ जो कंठ होते हैं नीले होते हैं, हाँ तो नीलकंठ, एग्जैक्टली जो आपने बोला नीलकंठ है ना। इससे भी नहीं समझो तो किंगफिशर, पानी वाली बोतल भी आता है। मेरा तो पानी वाली बोतल पे देखा हुआ है। आपने को दूसरी बोतल पे देख लिया तो पता नहीं। वो जो उस बोतल पे दिखाई देता है वो शुभ होता है ना। तो उसको लीलटास बोलते हैं, उसी को नीलकंठ बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं अपने किंग। नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान। तो समुद्र मंथन जब किया गया देवताओं दानवों के बीच में तो सबसे पहले उसमें से जहर निकला। वो जहर कोई पी गए थे तो वो कौन थे? भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव के कंठ नीले पड़ गए। कंठ क्या पड़ गए? इसलिए भगवान शिव का एक नाम क्या हो गया? नीलकंठ। कहते राम रावण के बीच में जब युद्ध चल रहा था दशहरे के दिन, तो रावण मर नहीं रहा था। तो राम जी ने कहा यार मैं सारे तीर मार लिए, ये मर ही नहीं रहा है, आउट ऑफ सिलेबस। तो विभीषण रावण का जो भाई था उसने कहा कि भगवान राम, रावण को वरदान है कि जब तक इसके नाभि में तीर नहीं लगेगा तब तक ये मरेगा नहीं। ये शिव भक्त है, शिव जी का वरदान है।
तो कहते हैं कि राम जी ने शिव जी को याद किया कि हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को अब सल्टाने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं शिव जी ने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए, आसमान में उड़ता हुआ नीलकंठ दिखाई दिया, और भगवान राम ने हाथ जोड़े, बम बम भोले के नारे लगाए। इस बार उन्होंने तीर रावण की नाभि के अंदर मारा और रावण को मार दिया। तो भगवान राम से रावण तब मरा था जब उन्होंने क्या देखा था, इसका नीलकंठ के दर्शन शुभ है। इसलिए यदि दशहरे के दिन आप नीलकंठ देखते हो तो ये आपके लिए क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वो पंडित जी जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो वो हमेशा सुनाते, वो क्लास में जिस दिन हमारे बात आई तो उन्होंने बताई कि सर गांव में कोई एक किसान था और पंडित जी के पास गए, पंडित जी जाकर, पंडित जी कर्जा हो गया भयंकर वाला, घर में लुगाई मोटियार में हमारे तो लड़ाइयां होती रहती है, टाबरों के रिश्ते नाते नहीं हो रहे हैं, तो पंडित जी कोई इलाज, कोई उपाय बताओ देगे। पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना, पतड़ा वतड़ा देखा पंडित जी ने, और पंडित जी ने पतड़ा देख के कहा कि दशहरे वाले दिन नीलकंठ लील टांस देख लेना, वो 12-25 है। उन्होंने कहा लील टांस देखने से अरे का पक्का 7 पीढ़ियां तिर जाएगी, कर्जा बचेगा नहीं, घर में सुख शांति रहेगी, टाबरों के सबके रिश्ते नाते हो जाएंगे। किसान दशहरे वाले दिन सुबह सुबह चिट्टे पहन के, एकदम सफेद कपड़े पहन के जंगल में निकला, जंगल में दूर दूर तक चला गया, पर लील टांस कहीं नहीं दिखे। उसे लगा यार काम तो टफ है, तभी लील टांस नहीं दिख रही है। गुमा 2-3 बजे के आसपास जाते जाते भूख से आंतड़ियां कुलबुला गई, एक लील टांस उसे दिखी, पर वो नीचे जमीन पे मरी भी पड़ी थी। और किसान को लगा यार ये तो पूछना ही भूल गए कि मरी हुई देखनी थी, जिंदा देखनी थी। तो किसान को लगा यार इसको अपने जेब में डाल के ले चलते हैं, पंडित जी को पूछ लेंगे, पंडित जी ने कह दिया जिंदा वो मरी हुई देख सकते हो देख लेंगे, वरना तो फेंक देंगे। तो अपनी जेब में डाल के लेके आ गया, और पंडित जी को आकर, पंडित जी मैं तो पूछना तो भूल गया था कि जिंदा देखनी है कि मरी हुई देखनी। पंडित जी ने कहा मरी हुई देख मत लेना, बर्बाद हो जाओगे, 7 पीढ़ियां रुल जाएगी, घर के बर्तन भांडे बिक जाएंगे, और लुगाई टाबर सिर फोड़ देंगे आपस में। उसने कहा पंडित जी हम तो बर्बाद हो ही गए। आप थोड़ा होके देखो, देखिए अपने कल ही बात कर रहे थे कि पूर्णिमा को इंग्लिश वाले तो बोलते भाई फुल मून है, कि फुल मून क्यों, कि चांद पूरा, चांद अपनी कलाएं पूरी कर लेता है। पर कहते 12 महीनों में सबसे अधिक चांद चमकता है तो इस पूर्णिमा को चमकता है। इस दिन पूरी रेंज होती है उसकी, परास पूरी हो जाती है उसकी, इसलिए इसका एक नाम और है रास पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, तो शरद पूर्णिमा भी कहते हैं रास। रास का मतलब ही है रेंज, चांद अपनी रेंज पूरी करता, जितना चमक सकता उतना पूरा चमकता है इस दिन वो। तो शरद पूर्णिमा का चांद। मेले लगते हैं भाई, मेले कहां कहां पे लगते हैं। जोधपुर में एक मेला लगता है, इसको बोलते हैं मारवाड़ महोत्सव या मारवाड़ फेस्टिवल, या इसी का एक नाम और है मांड महोत्सव। मांड एक म्यूजिक स्टाइल होती है, आगे पढ़ेंगे म्यूजिक पढ़ेंगे तब। ये मेला तो होता है जोधपुर में। और एक होता है मीरा महोत्सव, मीरा फेस्टिवल, ये होता है चित्तौड़गढ़ में। चांद की चांदनी सबसे पवित्र मानी जाती है इस दिन, हमेशा मानते हैं कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। क्या बरसता है, इसलिए घरों में खीर बनाते हैं, उस चांद की रोशनी में खीर बनाते हैं, और पूरी रात रखते हो और चांद की रोशनी कि सुबह खाओ, क्योंकि इस पूरी रात चांद से अमृत बरसेगा, वो इस खीर में आएगा। और यदि सुबह ये खीर खाई जाएगी तो आंखों की ज्योति तेज होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। इसलिए जिन जिन की आंखें कमजोर है, जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं, वो पहले इस्तेमाल करो। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन वो क्या बना के खाएंगे, पर जिनके चश्मे लगे हुए हैं केवल वो, जिनके नहीं लगे हुए वो कम खाना, ये नहीं डोबे फट के बाहर आ जाए, तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, ज्यादा खा जाए कोई तेज।